And I'll be starting the recording. Now we will be discussing important terms used in revenue law matters. Generally आप कोर्ट में जो terms use करते हैं या सुनते हैं और आपको आइडिया नहीं होता या किसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ पढ़ते हैं या कहीं जनरल डिस्कशन में रेवेन्यू लॉ के मैटर्स में, तो बेसिकली उनका मतलब क्या है, उनको इजीली कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, वो कुछ टर्म्स जो हैं वो सर वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे. और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप एंड पे जो है वो पूछ सकते हैं. सर आप कंटिन्यू करिए. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन. आपके साथ अभी जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रेवेन्यू लॉ, तो इसमें इसमें जो नंबर 1 दिया गया वो फर्द है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से कि फर्द को उधर स्क्रीन के ऊपर लगाएं ताकि उसके मुताबिक आप जी हेलो. हाँ, ये आप स्क्रीन के ऊपर एक फर्द है जिसको आप देख सकते हैं. इसके ऊपर तहसीलदार इस्लामाबाद के भी दस्तखत हैं, इसके ऊपर पटवारी ने जारी की है, इसके भी दस्तखत हैं, मोहर लगी हुई है. और ये फर्द के ऊपर पहला एक, अगर आप ऊपर टॉप लाइन देखें, लिखा हुआ है नकल रजिस्टर हकदारान जमीन. ये ओनरशिप जो रजिस्टर होता है, ये इसका कस्टोडियन पटवारी होता है. जिस इलाके की जमीन है उस इलाके का जो पटवारी है, नीचे लिखा हुआ है मोहम्मद अब्बास गुराया पटवारी पिंड पटवार सर्कल पिंड बेगवाल इस्लामाबाद. ये नीचे मोर के ऊपर लिखा हुआ है. तो ऊपर जो नकल रजिस्टर हकदारान मिसल म्यादी एक और मिसल म्यादी इसको इसलिए कहते हैं, हर 4 साल के बाद एक 4 साल के नाम से रेवेन्यू में एक टर्म जानी जाती है, जो रेवेन्यू का में लोग हर 4 साल के बाद इसको दोबारा नकल रजिस्टर हकदारान जमीन को तरतीब दिया जाता है. जो ड्यूरिंग 4 ईयर लोग जमीन बेच जाते हैं, उनके नाम वहां से निकाल दिए जाते हैं. जो परचेजर होते हैं वो उनके ऑन बिहाफ वहां इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. तो इंतकाल के ऊपर सेलर एंड परचेजर दोनों का नाम होता है. लेकिन जब आप फर्द लेंगे जाके पटवारी से कि मेरी जमीन मैंने खरीदी थी, ये मेरा इंतकाल है, इसके ऊपर देखेंगे आप 5588 बै मंजूर शुदा इंतकाल लिखा हुआ है. ऊपर 3-4 इंतकालात हैं, उनके नंबर दिए हुए. ये परचेजिंग है डायरेक्टर पाकिस्तान नेवी फार्म द्वारा को इस्लामाबाद की, उस ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पहले खाने में. उससे पीछे मालिक और अहवाल के खाने से पीछे नंबर 1 खाना जो उसमें नंबर खेवट मालिक. खेवट एक टर्म है रेवेन्यू की. आप ये कह सकते हैं कि एक खेवट एक फैमिली हेड की तरह, जैसे कोई एक खानदान हो, उसके नीचे उसके जितने आगे खानदान बनता जाता है, बेटे बेटियां आगे, वो उसी के अंडर आते हैं. लेकिन उनके खाते और अलग अलग दर्जे. खाना नंबर 2 में आप देखिए खतूनी काश्तकार. जो बंदे सेकेंडरी, चाहे उन्होंने परचेज की है, चाहे उनको डोनेट हुई है, चाहे जैसे भी हुई है, तो उनका खाता और खतूनी अलग होता है. लेकिन खेवट वही होती है जो 7 लोगों की उनके खानदान की है, उसमें वही होते हैं. तो खेवट के नीचे खतूनिया और खाते ये होते हैं. ये कोई बंदा जाता है पटवारी के पास, उसको इतना पता होता है गांव में कि यार मेरा ये खाता है, ये खतूनी है, ये निकालें. वो निकालते हैं. हाँ जी, वो पूछते हैं तो क्या नाम है आपका, तो वहां रिकॉर्ड में सारी चीज दर्ज होती है कि भी इस खतूनी इस खाते में तेरा इतना रकबा है, उसके अंदर तेरा नाम दर्ज है. उस तू काश्तकार तू कर रहा है या तूने किसी को ठेके पे या हिस्से पे बटाई पे दी हुई है. तो आगे आप देख रहे हैं नाम काश्तकार माहवाल. अगर कोई ओनर खुद अपनी जमीन को काश्त कर रहा है तो इस नंबर 4 खाने में भी उसी का नाम होगा जिधर नाम काश्तकार माहवाल है. अगर कोई उसका मजारिया या उसका कोई आगे कॉन्ट्रैक्टर है तो वो फिर उसका नाम आएगा कि काश्त इसने की हुई है. ये किस तरह आता है,
ये जब पटवारी हर 6 महीने एक फसले खरीफ एक फसले रबी, 2 लफ्ज आपने सुने होंगे। ये फसले रबी खरीफ गर्मियों और सर्दियों की 2 जो फसलें हैं उनको रबी और खरीफ कहा जाता है। रबी जो है वो शुरू होता है उसकी गिरदावरी शुरू होती है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पटवारी 1 महीना वहाँ एरिया में जाता है। जितनी क्रॉप्स जो कुछ किसी का बाग है, किसी की सब्जी है, किसी का कोई चावल, गंदम, कपास है, जो कुछ भी है वो इनकॉर्पोरेट करता है, लिखता है कि इस खेत में इस बंदे ने ये काश्त कर रखा है। उसके मुताबिक वो आगे बाकी जो उसका ऑफिस टाइम होता है उसमें उनके इसके एक वो टालवा मालिया की एक पर्ची होती है, अबियाना या मालिया, वो ये भी लिखता है कि ये बनानी है, इसे अल्लाह की तरफ से बारिश से पानी मिलता है, उससे ये कनेक्शन इज अनस्टेबल। हाँ, अच्छा, लिखता है कि जी ये बनानी है, बनानी का मालिया कम होता है, जिस पे गवर्नमेंट ने पानी दे रखा है, इरिगेशन हो रही है, नहर से हो रही है, ट्यूबवेल, उसका मालिया ज्यादा होता है, वो फिर वो बना के हर बंदे को देता है। तो उसका वो 6 महीने के बाद यही तहसीलदार, यही कोर्ट, यही पटवारी वो कलेक्शन करते हैं पब्लिक से और जमा कराते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी में, जिनसे हम जैसे मुलाजमों को तनख्वाहें मिलती है। ये मुल्क का निज़ाम चल रहा है। तो इससे आगे एक है नंबर खसरा मा नाम अगर कोई हो, तो इसके नीचे लिखा है कितात 517, यानी ये कितात जब एक से ज्यादा कोई खसरे होते हैं तो उनको फिर पटवारी अपनी जुबान में कितात लिख देते हैं कि 517 खसरे हैं इस खेवट नंबर 219 में। तो ये शामलाती खेवट है, जिधर भी ये खसरे होंगे इसका कुल रकबा 12,936 कनाल 5 मरले है, जो खाना नंबर 6 में लिखा हुआ है। और ये मखलूत है, कहीं आबाद है, कहीं पहाड़ी है, कहीं नाला है, कहीं कुछ है। इसका जिस जिस जगह पे इस बंदे का पोसेशन होगा वो खसरे में इसकी हिस्सेदारी लग जाती है। तो उस खसरे के अंदर अगले 4 साल में इनकॉर्पोरेट होके ये आ जाता है जी ये बंदा इस खरीदारी के तहत इस खसरे में हिस्सेदार है, मालिक है। खसरा अगर 100 कनाल का है, इस बंदे ने 40 कनाल खरीदी है, तो उसमें 40 कनाल का ये मालिक हिस्सेदार होगा, बाकी दूसरे लोग होंगे जो गाँव के इसके साथ कोशेर है। आउट ऑफ दी 12,936 कनाल जो लोग होंगे उसमें से 40 कनाल इसकी होगी, बाकी दूसरों की होगी। यही लिखा होगा रिकॉर्ड में। तो आगे खाना नंबर 6 में जमीन और खेत जो भी उसकी किस्म है कि ये इसमें क्या है, ये रेतली मेरा जमीन है और ये लपाड़ा है, ये पहाड़ है, ये मखलूत है, यहाँ बाग लगा हुआ है, जो कुछ भी लिखा है उसके नीचे, जैसे इसके नीचे नीचे लिखा कि ये मखलूत है, मिली जुली है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं पहाड़ है, कहीं नाले हैं, कहीं प्लेन है, फसल काश्त की चारा है, कहीं मकई है, कहीं सब्जियां हैं। तो इस तरह की इसमें सारी में ये मखलूत लैंड है। तो नंबर 7 पे अगर आप देखें, वसाइल आबपाशी मा नामचा राजवा। राजवा ये कहते हैं जो नहर का छोटा वाटर चैनल केनाल होता है उसको राजवा कहते हैं। बड़े बहुत बड़ी कोई हो जिसमें से मुख्तलिफ नहरें छोटी छोटी, उसको नहर कहते हैं। और चाह उसको कहते हैं जो इसके अलावा एक तरीका है, इंडियन वेल होता है, लोग जानवरों के जरिए पानी निकाल के अपने, वो भी उसको भी वो इरिगेशन लैंड लिखते हैं, चाहे उसका सोर्स ऑफ इरिगेशन वो कुआं है, जो इंडियन वेल जो जानवरों से पानी निकाल के लिया जाता है। लेकिन जमीन को पानी मिल रहा है किस जरिए से, वो जरिया लिखा जाता है, उसको चाह कहते हैं। तो अगर कोई और हो किसी नदी किसी का सोर्स है, वहां से पानी लेके इरिगेट किया जा रहा है, इसको आबपाशी की जा रही है। ये नंबर 7 है। नंबर 8 पे नंबर 8 पे आप देखेंगे कि लगान जो काश्तकार अदा करता है शरा और मुतालबा, कि जो एक काश्तकार चाहे वो खुद मालिक नहीं है, वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे लेके या किसी से हिस्सा पे लेके बतौर मजारिया किसी काश्त करता है, उसके नाम कितना वो पटवारी ने उसका वो रेवेन्यू बनाया है, तो कितना उन्होंने मुतालबा किया है, उसको उन्होंने रेवेन्यू अफसर के पास पेश किया है। रेवेन्यू अफसर चाहे तो किसी वजह के तहत जो हालात हैं, कहीं सैलाब आ गया, कहीं बारिश ज्यादा हो गई है, कहीं बारिशें नहीं, खुशक हो गई है, तो
आप बयान लगान में कुछ माफ़ी करना चाहे तो हालात के तगैर के मुताबिक माफ़ी कर सकता है। तो ये उसका इख्तियार है कि हालात ऐसे थे, इस वजह से मैंने ये इनको इतना कम कर दिया है, बस इस हिसाब से आप इनसे बाकी जो है अब आपका जो लगान मालिया है वो वसूल करें। फिर वो उसके मुताबिक तयशुदा के पटवारी पर्चियां बना के देता है गांव के नंबरदार को। गांव में एक नंबरदार होता है, नंबरदार पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है रेवेन्यू में जाके। तो नंबरदार को और जो गांव का पटवारी ये मिल के लोगों को बुला के, जो गांव में एक जगह बनी होती है यूनियन काउंसिल की या कोई और पटवार खाने की, वहां लोग आते हैं तो वो अपनी अपनी पर्ची लेते हैं और अपना अपना रसीद कटवा के उनके पास पैसा जमा करवाते हैं। जो पैसा उन्होंने वो रेवेन्यू का जमा किया था वो जो है ना तहसील में जो ट्रेजरी है वहां जाके वो जो खजाना है वहां जमा करा देते हैं कि जी ये पैसे हैं गवर्नमेंट के कलेक्ट हुए हैं। जो लोग डिफाल्टर हो जाते हैं, नहीं देते, उनके नाम वो दे देते हैं जी ये डिफॉल्ट कर गए, ये लोग नहीं दे रहे। अगर उनको नोटिस समन जाता है रेवेन्यू अफसर से, कलेक्टर से कि आपने ये पैसे गवर्नमेंट के क्यों नहीं दिए, या तो कोई रीजन पेश करते हैं या कोई एप्लीकेशन देंगे किसी वकील साहब के जरिए। वकील साहब बताएंगे कि कानून में आपको ये इम्यूनिटी हासिल है, इसके मुताबिक आप एप्लीकेशन दें, आपको ये माफ हो सकता है, या माफ नहीं होता तो फिर आपको इसकी किस्तें करवा देते हैं, या नहीं होता तो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट फजल के साथ आप दे दें, हालात आपके कमजोर हैं आप नहीं दे सकते, कोई बवजह क्या वजह है जिसकी वजह से नहीं दे सकते, तो रेवेन्यू अफसर आपको एक्सटेंड कर देता है कि ठीक है नेक्स्ट में दे दें, लेकिन ये आपके जिम्मे रहेगा, आपने देना होगा। तो फिर नेक्स्ट फसल के ऊपर वो फिर चले जाते हैं ये आपके हेलो हेलो हेलो। जी सर, आप अच्छा कंटिन्यू करिए। अच्छा, ये आपका बकाया जात है कि ये आप दे दें, तो वो किसान जो है जैसे कैसे उसके हालात ठीक होते हैं वो दे देता है। लेकिन गवर्नमेंट अपना जो जिम्मे काश्तकार होते हैं वो कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट का तहसीलदार के पास कलेक्टर मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं। बाद लोग अगर जानबूझ के कसदन इंटेंशनली नहीं देते तो उनको वो लॉकअप में बंद भी कर देता है कि जब तक आपके पैसे ये गवर्नमेंट के जमा नहीं कराएंगे आपकी खिलासी आपको यहाँ से जमानत नहीं मिल सकती, आप इधर ही रहें। तो फिर उसके बाद फंड जमा कराते हैं या कोई एप्लीकेशन देते हैं या इंस्टॉलमेंट करा लेते हैं, तो फिर उसको खलासी तहसीलदार कलेक्टर के हुक्म से मिलती है। ये है वो नंबर 9 पे लिखा हुआ है मुतालबा मत तफसीलात मालिया वहबूब। ये लफ्ज यहाँ चूंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान रह स्कील उर्दू यहाँ की जुबान कौमी उर्दू है, ये उर्दू के अल्फाज हैं कि जो कुछ मुतालबा किया गया उसकी तफसील और जो मालिया या वसूल किया गया उसकी तफसील, तो इस खाने में पटवारी दर्ज करता है। ये फिर जब वो अपनी बना के जमा कराता है तो इसमें दर्ज करता है कि इतने का मुतालबा किया गया था, इस बंदे ने इतना दे दिया, इसकी तरफ इतना बैलेंस है, उसके लिए उसने एप्लीकेशन दी है, उसके हालात खराब नहीं है, खराब में ठीक नहीं है, वो दोबारा दे देगा। तो फिर रेवेन्यू अफसर उसको रिकमेंड करता है, मंजूर करता है उसको। आगे आपने सबसे आखिरी 10 नंबर खाना है, बड़ा आम खाना है, उसके दो जुज हैं। कैफियत मा नाम नंबरदार, नंबरदार गांव का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है यहाँ उसके साइन लेता है पटवारी कि आपके रूबरू लोगों ने ये पैसे मुझे जमा कराए हैं, और नंबरदार उस सारे जितने की जो इकट्ठा करके उसके पास पैसा दिया जाता है वो उससे रसीद लेता है कि जी आप जमा कराएंगे बच्चों वहां जाके ट्रेजरी में। अगर कोई पड़ताल के लिए कोई ऑडिट के लिए आता है तो नंबरदार से पूछता है, नंबरदार ये फिर कहता है कि ये इतने पैसे मैंने गांव से फलां 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 बंदे से कलेक्ट करके रेवेन्यू का बेसिक जो पटवारी उसको दिए थे, जो नुमाइंदा है रेवेन्यू अफसर का उसने ये जमा करवा दिए। अगर कोई एम्बिगिटी या डिफरेंस हो तो फिर पूछताछ होती पटवारी की भी क्यों नहीं जमा हुई, वजह क्या है, ठीक है जी, और जमा करवाए जाते हैं। ठीक है जी। तो उसने लिखा कि अगर कोई नंबरदार हो, अगर कोई नुमाइंदा हो तो फिर यहाँ उसका दर्ज करें। आगे लिखा उसने शरह मालिया जमीन के किस शरह के साथ आपने ये मालिया जमीन का लगाया गया था, और एक बंदे की 2 कनाल जमीन थी, आपने कहीं 4 का तो नहीं वसूल किया, उससे ज्यादती तो नहीं की, उसकी जब है ही 2 कनाल काश था तो आपने 2 से ज्यादा की क्यों वसूल की। हाँ एक और है, बाद लोग आजकल चूंकि जदीद दौर है, एक ही साल में 2 3 3 4 4 क्रॉप
फसलें लेते हैं, तो फिर पटवारी वो दर्ज करता है कि इसने 4 फसलें ली हैं, इनका इसलिए तो मैंने ज़्यादा बना के ये देना है। तो ये तफ़सील है जो नकल रजिस्टर हकदारान ज़मीन, जिसे आम लफ्ज़ों में लोग फ़र्द बोलते हैं। हाँ जी, फ़र्द को हम लोग पढ़े लिखे नहीं जानते, लेकिन ज़मींदार अनपढ़ भी अगर हैं बिल्कुल, वो भी जानते हैं कि फ़र्द क्या चीज़ होती है। उनको पता है, फ़र्द वो कागज़ है जिससे पैसे मिलते हैं, हम ज़मीन ट्रांसफ़र करते हैं या हमारी हमारी मलकियत और गौरव गाँव में चौधराहट का इज़हार होता है। वो ये फ़र्ज़ एक चीज़ होती है, वो कहते हैं जी इतनी ज़मीन का मैं मालिक हूँ, तो मैं कोई आम छोटा-बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, इस मुल्क का बड़ा शहरी हूँ। ठीक है ना जी? तो ये वो फ़र्ज़ है। तो ये ओनरशिप डॉक्यूमेंट है। रेवेन्यू में इसको इनका ऑपरेट करते हुए आप ऊपर कोने में देखेंगे पटवारी फ़ार्म नंबर दिया गया है। पटवारी फ़ार्म नंबर जदीद ए और साबिक A10 था। आप वो कोने पे, और ये फार्म मार्केट में कहीं से नहीं मिलता, ना कि कोई इसको रख सकता है, कानूनन इसको रखना जुर्म है। ये सिर्फ पटवारी कस्टोडियन है वो रख सकता है, या तहसीलदार के दफ्तर से ये कलेक्ट मिल सकता है। ये बाकी मार्केट में रखना जुर्म है, सेल करना जुर्म है। ठीक है जी? तो ये स्पेसिफिक जो कस्टोडियन है इसका, वो भी पटवारी है, और ये जो कागज़ इस्तेमाल किया है, ये भी पटवारी इस्तेमाल करता है, और इसको अटेस्ट वेरीफाई भी पटवारी करता है कि ये मैंने दिए, नीचे आप मोर देख सकते हैं। तो पटवारी के बारे में आप जानते ही होंगे कि हर गांव में जिस बंदे का शहर में भी कोई 2 मरले का मकान है, 2 कनाल की कोठी है या कोई फार्म हाउस है, तो वो पटवारी के बारे में ज़रूर जानता है। जिसने कोई गार्डन बना रखा है, उसको पटवारी के बारे में ज़रूर शिनाख्त है। तो पटवारी रेवेन्यू का वो बेसिक नुमाइंदा होता है जिसका फील्ड में, खेतों में ज़मींदारों से राब्ता होता है। वो जाता है एक-एक खेत में जाके, वो वहाँ की गिरदावरी करता है, क्या काश्त किया है। पटवारी की अगर ज़िम्मेदारियाँ देखें तो अंग्रेज़ ने बहुत ज़्यादा बतौर विलेज अफ़सर इसको लिया है। पटवारी की ज़िम्मेदारियों में ये भी है कि तूफ़ान आया है, फलाँ बंदे का फ़सल ज़ाया हो गया है, फलाँ बंदे की इतनी मुर्गियाँ मर गई हैं, फलाँ बंदे का इतने जानवर मर गए हैं। वो ज़ेर-ए-ताब है, उससे ना लिया जाए, उसका मालिया, उसका रेवेन्यू माफ़ कर दिया जाए। उसकी सिफ़ारिश के ऊपर, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर रेवेन्यू अफ़सरान वो मालिया, वो जो उस बंदे से कलेक्शन करनी होती है, माफ़ कर देते हैं। लेकिन आजकल पटवारी के पास कोई जाए तो चौधरी साहब लिखें तो तब है, नहीं तो नहीं लिखा जाता, नहीं किसी को कुछ भी मिलता। पटवारी के बाद यहाँ पटवारी जब 8-10 साल सर्विस हो जाती है, प्रमोट होता है, तो वो गिरदावर अबलीग कानून गो से बोलते हैं रेवेन्यू की टर्म्स में। ये इंतहाई जिम्मेदार सीट है रेवेन्यू की ज़मीनों के बारे में। पटवारी जो इंतकाल चढ़ाता है, उसकी रिकॉर्ड पड़ताल इस सीनियर बंदे के नाम होती है जिसको गिरदावर या कानून को कहते हैं। ये वो माहिर आदमी, उस पटवारी को प्रमोट किया जाता है जो ज़मीनों के कवानीन के ऊपर अबूर हासिल रखता हो, जो गिरदावर का इम्तिहान पास करे। तो वो गिरदावर कानून गो बनता है। ये तहसील में होता है, और हर 2, 3, 4 पटवारियों के ऊपर एक कानून गो, एक गिरदावर सुपरविजन करता है। जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होती है, उसकी जाँच पड़ताल इसका ज़िम्मा होता है। लोग अपनी-अपनी डिमार्केशन, हदबरारी निशानदेही के लिए दरखास्तें देते हैं। ये बेसिक वो बंदा होता है जो डिमार्केशन करता है। हाँ, अगर कोर्ट कह दे कि नहीं, रेवेन्यू अफ़सर तहसीलदार लेवल का कोई बंदा करे, पार्टीज़ ये कह रही हों कि नहीं जी तहसीलदार से करवाएँ, तो फिर कोर्ट ऑथराइज़ है कि वो लिख देती है कि जी सर्किल रेवेन्यू अफ़सर या तहसीलदार तहसील फलाँ वो जाके डिमार्केट करे या मौका मुलाज़ा करके रिपोर्ट पेश करे। तो वो कोर्ट डायरेक्शन के ऊपर। नंबर 3 है तहसीलदार। तहसीलदार जो है वो आपने सुन लिया, तहसीलदार तो कोर्ट होती है, तो ये असिस्टेंट कलेक्टर क्लास 1 होता है, और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल भी होता है। इसके पास ये सारे इख्तियारात हैं, कोर्ट के इख्तियारात भी, एग्जीक्यूटिव इख्तियारात भी। और लोग भी जानते हैं हमारे मुल्क में सबसे पॉपुलर जो है ना, ये सीट है तहसीलदार की। क्यों? इसकी एक वजह है। ग्रेड इसका कम है, असिस्टेंट कमिश्नर इसके ऊपर बड़ा सीनियर अफ़सर होता है, लेकिन उसको पब्लिक नहीं जानती कि असिस्टेंट कमिश्नर कौन है आजकल इधर यहाँ। तहसीलदार को पूरा इलाका नहीं, दूसरी डिवीज़न भी जान रही होती है कि फलाँ तहसीलदार है, क्योंकि काम तहसीलदार से होना है उनका, ज़िम्मेदारों का। डायरेक्ट कंसर्न्ड पटवारी तहसीलदार हैं, इसलिए लोग इनको जानते हैं।
हमारे मुल्क में तो किसी ने कहा था ना कि जा बेटा अल्लाह तुझे सदर से पटवारी बना दे, तो ये एक मिसाल मशहूर है, लोग देते हैं मिसाल। तो उसने पूछा अम्मा ये पटवारी की दुआ दी है? मैंने कहा हाँ पटवारी के पास इख्तियार ही बहुत है, सदर के पास तो इख्तियार नहीं इतने। हाँ जी पटवारी के पास इख्तियार बहुत है, मैं कह रहा हूँ तुझे अल्लाह बाइख्तियार बना दे। तो ये वो लोग हैं जिनके पास जमीन के बड़े इख्तियारात हैं, और वो कहने को ये सर्वेंट होते हैं लेकिन बादशाह हैं जमीनों के। तो ये था एक तरतीब कि ये पटवारी क्या होता है, गिरदावर कानून गो क्या होता है, तहसीलदार क्या होता है। गिरदावर कानून गो जब सीनियर हो जाता है तो फिर उसका एक एग्जाम होता है डिपार्टमेंटल, कि वो रेवेन्यू अफसर बनने के लिए एक एग्जाम पास करता है। तो फिर जो बोर्ड होता है जिले का, वो उनको रिकमेंड करता है कि फलां बंदा जो इसकी मेरिट पे आता है इसको प्रमोट कर दिया, वो तहसीलदार। पटवारी से मैंने अपने आंखों से देखा है, पटवारी से डिप्टी कमिश्नर तक लोग प्रमोट होते जो वो जहीन काबिल है। जिस तरह वकला हजरात सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट के जज तक चले जाते हैं, हमारे मुल्क में मिसालें मशहूर हैं। इसी तरह ये भी अमला अपने अपने मामला का जो फन दिखाते हैं उसी तरह उनको वहाँ दाद रसी मिलती है, तो आगे चले जाते हैं। ये था आज का इनका लेक्चर, आपका खसरा, खेवट, मौजा। इसमें दो चीजें और रह गई हैं। जो मौजा उस गांव को मौजा लिखते हैं, किताब मैंने बता दिया, देह भी उस गांव को लिखते हैं। ये अपनी मान लीजिए ये किस देह की जमीन है। जमीन की दो किस्में हैं, शामलाती और मलकीती। शामलात और मलकियत, ये लंबे लेक्चर हैं, तो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। मलकियत असल वो जमीन होती है जिसको लोग काश्त कर रहे होते हैं, जो लोगों के सामने खेत बने होते हैं, जिन लोगों ने उसमें से अपनी अपनी जिंदगी का निज़ाम चलाने के लिए फसलें और रिज़्क़ काश्त किया होता है वो। तो जो बेकार ज़मीनें, पहाड़, नदी, नालियाँ, इनको वो शामलात, जहाँ पे जानवर चरते हैं, लोग वहाँ से लकड़ी काटते हैं, वहाँ से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए हासिल करते हैं, तो ये वो होता है। लेकिन इसकी भी एक तकसीम है, जिस परसेंटेज से वो बंदा अ, इस पहाड़ी एरिया में मलकीती ज़मीन का होगा, हर गाँव का अपना एक फार्मूला बना हुआ है कि जी एक कनाल का जो मालिक है, वो इस गाँव में उसकी शामलात तक़सीम किया जाए तो वो 5 कनाल शामलात भी उसका हिस्सा बनता है। तो 1 कनाल जो मलकियत रखता है तो वो 5 कनाल हकदार शामलात की फ़र्द मिलती ट्रांसफ़र होती है। तो जिधर-जिधर शामलात होती है वो वहाँ से किसी जगह से भी 5 कनाल ईज़ी आबाद करके उसको सेट कर ले तो वो भी उसकी अपनी ज़मीन होती है। लेकिन फ़र्क उसमें ये होता है कि वो मालिकी है, वो उसकी रसद खेवट है, और उस मालिकी के